आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सीजी करंट अफेयर के वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2 महीने का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, जो होगा जून महीने और जुलाई महीने का। तो चलिए शुरू करते हैं सीजी करंट अफेयर जून और जुलाई महीने का। हमारा टारगेट है सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम के पहले तक जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर पूरे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। पहले हम आज देखने वाले हैं जून महीने का करंट अफेयर, फिर इसी वीडियो के अंतर्गत आपको जुलाई महीने का भी करंट अफेयर कवर हो जाएगा। चलिए, तो पहला आपका टॉपिक है आज का, आजादी से अंत्योदय विशेष अभियान जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया। ध्यान रखिए, इस योजना के तहत, इस अभियान के तहत सरकार ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 75 जिलों को चिन्हित किया। इस 75 जिलों में केंद्र सरकार क्या करेगी, जो भी केंद्रीय मंत्रालय की लाभकारी योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचाएगी। साथ ही साथ इन्हीं 75 जिलों से 99 स्वतंत्रता सेनानियों को चिन्हित किया गया, उनके जन्म स्थानों को चिन्हित किया गया और इन 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थान का विकास किया जाएगा दोस्तों इसी अभियान के तहत। और आजादी का अमृत महोत्सव जैसे कि आपको पता है मनाया गया 75वीं वर्षगांठ पूरी होने पे आजादी के, ठीक है, इस 15 अगस्त को। तो उसी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह अभियान चलाया गया था। इस अभियान की शुरुआत हुई अप्रैल 2022 में, लेकिन चूंकि 90 दिन का चला, इस कारण इसको जून महीने में भी पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर है? तो देश के 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 75 जिलों को चिन्हित किया गया और उनके निचले स्तर तक जो केंद्रीय मंत्रालयों की लाभकारी योजनाएं जो है उनका लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ 75 जिलों के 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थान को चिन्हित करके उनका विकास करना भी था। छत्तीसगढ़ में क्यों पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ से 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शामिल किए गए इसमें। एक है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, एक है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और एक है कंगलू कुम्हार। ठीक है, इनका जन्म स्थान देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के बारे में, इनका स्थान था राजनांदगांव, इनका स्थान था धमतरी, लेकिन प्रॉपर जन्म स्थान मतलब गांव का नाम ध्यान रखना है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म स्थान था दहयान ग्राम, राजनांदगांव के अंतर्गत। वही बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का जो जन्म स्थान था वो था कंडेल ग्राम, धमतरी। कंडेल नहर सत्याग्रह भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। और कंगलू कुमार का जन्म स्थान था गोटुल मुंडा ग्राम, कांकेर के अंतर्गत। ठीक है, तो इस कारण इसको छत्तीसगढ़ में पढ़े, क्योंकि 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का के जन्म स्थान का चयन इस अभियान के तहत किया गया दोस्तों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त रिजॉर्ट का शुभारंभ किया गया और उस रिजॉर्ट का नाम है, ध्यान रखें, लिमदरहा मिडवे रिजॉर्ट। ये कहां पर ओपन किया गया? कोंडागांव। कोंडागांव के पर्टिकुलर नाम का क्षेत्र का नाम याद रखें तो खाले मुरवेंड, केशकाल के अंतर्गत आया। तो ये रिजॉर्ट का फोटो है। चूंकि नई चीजें खुली गई सरकार की तरफ से है, इस कारण आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यंजन मिलेंगे, मल्टी क्विजीन होगा, अलग अलग क्विजीन मतलब अलग अलग क्षेत्रों के जो व्यंजन होते हैं, जैसे सब कॉन्टिनेंटल, इंडियन, इटालियन, चाइनीज, ये क्विजीन बोलते हैं, तो यहां पर मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यंजन। ओके, तो ये फोटो आपको नजर आ रहा है, कहां पर खुला? कोंडागांव में। नाम क्या है? लिमदरहा मिडवे रिजॉर्ट। ओके, चलिए आइए अगला, धान खरीदी। धान खरीदी के संबंध में क्या महत्वपूर्ण है, आइए देखिए। तो यहां मोदी जी का फोटो है। क्या हुआ? एमएसपी में वृद्धि की गई, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, देखो कैसे। फसली वर्ष 2022-23 के लिए ध्यान रखिएगा, जो भी फसली वर्ष आगामी है 2022-23, उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा धान सहित खरीफ फसल की कुल 14 फसलों के एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। कितनी? ये पूरी लिस्ट है, देखो टोटल 14 फसल है, जिसमें धान जो है सामान्य ग्रेड ए, ज्वार 2 प्रकार का, एक हाइब्रिड और एक मालदंडी, ये इसके टाइप है। बाजरा, रागी, मक्का, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, ठीक है, सोयाबीन, तिल, रामतिल, कपास, और कपास 2 मध्यम रेशा और लंबा रेशा, इसकी 2 कैटेगरी। तो इस प्रकार कुल 14 फसल जो खरीफ फसल है वो आगामी वर्ष के लिए इनके एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। कितनी वृद्धि हुई? ये देखो एमएसपी में कितनी वृद्धि हुई है। तो हमसे क्वेश्चन किससे पूछ सकता है? जनरली धान से पूछ सकता है। तो देखिए, धान चाहे ग्रेड हो चाहे सामान्य धान हो, उसके एमएसपी में 100 रुपए की वृद्धि की गई। ठीक है, और केंद्र सरकार के द्वारा अब जो एमएसपी है धान का वो कितना हो गया? वो हो गया आपका 2040 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, प्रति क्विंटल, ध्यान रखिएगा, प्रति क्विंटल है ये। ओके, ये पूरा टेबल आप देख सकते हैं, किस धान का एमएसपी कितना बढ़ाया गया, इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन अभी भी धान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है करके धान को मैंने बताया। लेकिन एक चीज देखिए, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार एक्स्ट्रा इनपुट सब्सिडी देके न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो अतिरिक्त देती है।
है ना। तो छत्तीसगढ़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 2640। केंद्र सरकार ने जितना घोषित किया उससे ज्यादा इनपुट सब्सिडी के माध्यम से। इनपुट सब्सिडी के माध्यम से देखो, कोई चीज जब हम परचेज करेंगे, कोई चीज जब हम परचेज करेंगे तो उसमें जो मूल्य रियायत मिलती है सरकार की तरफ से उसको सब्सिडी बोलते हैं, कि सरकार ने उसका कुछ हिस्सा दे दिया, कुछ अंशदान दे दिया, वो सब्सिडी है। लेकिन हम कोई चीज बेच रहे हैं, क्या सरकार उसमें भी सब्सिडी देगी? तो कैसे देगी? उसमें अतिरिक्त पैसा हमको प्रोवाइड करके। कोई चीज खरीद रहे हैं हम, ठीक है, कोई चीज खरीदेंगे तो हमको पैसा देना है, पैसा हम कम देंगे, बचा पैसा सरकार देगी, वो सब्सिडी हुई। लेकिन इनपुट सब्सिडी क्या होगी? जब हम कोई चीज खरीद नहीं रहे, हम कोई चीज बेच रहे हैं, हम कोई चीज बेचेंगे तो पैसा हमको मिलेगा, लेकिन जो अतिरिक्त पैसा और देगा सरकार, वो इनपुट सब्सिडी कहलाएगी। जब किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो पैसा मिलेगा उससे। तो जितना पैसा मिलना चाहिए केंद्र सरकार ने जितना तय कर दिया है, उससे ज्यादा पैसा जो मिल रहा है वो राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त दिया जा रहा है, जिसको इनपुट सब्सिडी बोलते हैं। क्लियर? तो जो चीज खरीद रहे हो पैसा लगा के, उसमें सरकार अपना पैसा लगाएगी। जब आप पैसा दोगे खरीदने के लिए तब वो सब्सिडी। लेकिन कोई चीज आप बेचोगे, बेचने पर जो आपको पैसा मिलेगा उससे अतिरिक्त पैसा मिले, वो इनपुट सब्सिडी। क्लियर? तो क्या हो रही है? छत्तीसगढ़ सरकार जो है इनपुट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और इस प्रकार छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य है 2640 रुपए। एकदम क्लियर? 2640 रुपए प्रति क्विंटल। और धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया इस बार 110 लाख मीट्रिक टन। क्लियर दोस्तों? ओके, छत्तीसगढ़ में इसलिए पढ़े क्योंकि यहां पर छत्तीसगढ़ का समर्थन मूल्य बताना था धान का, और केंद्र सरकार ने लेकिन घोषणा की है समर्थन मूल्य में वृद्धि की। ओके, चलिए आइए अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि। मतलब यहां के यूथ ने, यहां के यंगस्टर्स ने पदक जीता। ठीक है, तो कौन कौन जीता आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूथ गेम खेलो इंडिया के बारे में तो हम पहले से चर्चा करते आए हैं करंट अफेयर में। ठीक है, तो ये कब से कब आयोजित हुआ? 4 से 13 जून तक ये 2022 हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुआ, ये हमको पता है बात। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य से 13 खेलों के अंतर्गत 122 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से जो कीर्ति हासिल की, उपलब्धि हासिल की, वो 2 स्वर्ण पदक के रूप में, 3 सिल्वर मेडल के रूप में, 6 कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल के रूप में प्राप्त हुआ। तो टोटल कितने पदक मिले छत्तीसगढ़ को? 11 पदक मिले। ठीक है, 6 3 9 2 11। ओके, चलिए, तो 2 स्वर्ण मतलब गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ। किनके किनके द्वारा प्राप्त हुआ अभी थोड़ी देर में देखेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ अंक तालिका में 22वें स्थान पर रहा। उतना अच्छा स्थान तो नहीं था, लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ से बहुत सारे यूथ के द्वारा उपलब्धि हासिल करेगी, उसके बारे में तो हमको पढ़ना ही है। 5 स्वदेशी खेल भी इस खेलो इंडिया गेम में शामिल किए गए थे। ध्यान रखिए, खास बात, 5 स्वदेशी खेल जो हम भारत में खेलते थे केवल, उनको शामिल किया गया इस खेलो इंडिया गेम में, जो था थांगता, कलारीपयट्टू, गतका, मल्लखंब, योगासन। ठीक है, इनके बारे में मैं बताऊंगा आगे। ठीक, अब कैसे? फोटो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि ऐसे बता नहीं सकता कि गेम कैसा है क्या है। ठीक, सबसे पहले एक पदक उपलब्धि हासिल करने वाली खिलाड़ी का नाम ध्यान रखना है, ज्ञानेश्वरी यादव। इनका नाम आप पहले भी देख चुके हो। ये वेट लिफ्टिंग चैंपियन है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता 49 किलोग्राम कैटेगरी में, बालिका वर्ग में। ठीक है, 164 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और ये दिख रही है जो आपको, ये है ज्ञानेश्वरी यादव। ठीक है, और ये जो है ये रैंकिंग 1 में चल रही है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। क्लियर? सबसे पहली, मतलब सबसे पहली नहीं बोलना चाहिए, ये मतलब नंबर 1 में चल रही है वेट लिफ्टिंग में। क्लियर? चलो आगे आओ, किसने किसने और पदक जीता उसके बारे में देख लेते हैं। एक है सरिता पोयम, जिन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, तो 2 गोल्ड मेडल वाला के नाम तो भूलना ही नहीं है। और इन्होंने कौन से खेल में जीता? तो मल्लखंब। ठीक है, तो देखो आपको बता देते हैं ये मल्लखंब है क्या। ये जो स्पोर्ट्स देख रहे हो ये है मल्लखंब। ठीक है, मल्लखंब, ये नाम में मल्लखंब है ना, मतलब एक खंबा होगा, एक पोल होगा। ठीक, इसके माध्यम से आपको देख रहे हो कि बालक जो है वो अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार का बैलेंस बनाने वाला जो खेल है इसको बोलते हैं मल्लखंब। ठीक है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर केवल पोल है तो केवल बोलते हैं पोल कैटेगरी। अगर इसमें रोप मतलब रस्सी का भी उपयोग होता है तो उसको बोलते हैं रोप मल्लखंब। एक ऑलराउंड भी होता है जिसमें हैंगिंग होता है, पोल होता है और रोप होता है, सब होता है, तो उसको ऑलराउंड मल्लखंब बोलते हैं। तो क्लियर, ये मल्लखंब गेम क्या होता है? इस प्रकार का जो बैलेंस बनाने वाला जो खेल है पोल में, उसको मल्लखंब बोला जा रहा है। कलारीपयट्टू जो देखे, ये है कलारीपयट्टू। ठीक है, कलारीपयट्टू, इसको केरल का मार्शल आर्ट्स बोलते हैं। केरल का मार्शल, देख रहे हो ना, ये मार्शल आर्ट जैसा केरल का मार्शल आर्ट्स है। और ये जो देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं गतका। ठीक है, ये पंजाबी मार्शल आर्ट्स है, पंजाबी मार्शल आर्ट्स। क्लियर? तो तीनों को फोटो दिखा दिए। और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा मतलब बालक बालिकाओं द्वारा इन खेलों में से पदक जीते गए। आइए, जैसे देखो, सरिता पोयम ने स्वर्ण पदक जीता मल्लखंब में। ठीक है,
ऑलराउंड मल्लखंब कैटेगरी में जीता, मतलब जिसमें रोप और पोल दोनों थे। ठीक, वैसे ही रणवीर का नाम ध्यान रखना है, सिल्वर मेडल जीता गतका में, जिसको पंजाब का मार्शल आर्ट बोल रहे हैं। मोनू नेताम का नाम ध्यान रखना, ये इनका फोटो भी है मोनू नेताम का। 2 सिल्वर मेडल जीता, 2 अलग अलग कैटेगरी के लिए। खेल था एक ही मल्लखंब का, लेकिन 2 अलग अलग कैटेगरी। एक था ऑलराउंड मल्लखंब जिसमें रोप पोल और हैंगिंग सब शामिल होता है, और एक केवल पोल मल्लखंब में जीता। खेल मल्लखंब भी है, लेकिन 2 अलग अलग कैटेगरी। ऑलराउंड में रोप पोल और हैंगिंग सब होता है, और पोल मल्लखंब एक और कैटेगरी जिसमें 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए मोनू नेताम ने। ठीक है, फोटो सामने लगा हुआ है। साधिका सिल्वर मेडल जीता कलारी पयट्टू में, जिसको केरल का मार्शल आर्ट मैंने आपको दिखाया फोटो के रूप में। राजा भारती ब्रॉन्ज मेडल जीते वेट लिफ्टिंग में, 55 किलोग्राम कैटेगरी बालक वर्ग, 211 किलोग्राम वजन उठाकर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सरिता पोयम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता मल्लखंब में। ठीक है, ये गोल्ड मेडल भी जीत गई। क्लियर है क्या? चलो, रोप मल्लखंब में ध्यान रखें, इसके पहले सरिता पोयम का जब हमने नाम दिखा था स्वर्ण पदक के रूप में, तो ऑलराउंड मल्लखंब में इन्होंने गोल्ड जीता, जबकि केवल ये जो रोप मल्लखंब है उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक, गतका दल, अब देखो 3 दल के नाम ध्यान रखते हैं, मतलब एक दल के रूप में जीता, एक गतका दल, एक मल्लखंब बालक दल और एक मल्लखंब बालिका दल। ठीक है, कांस्य पदक जीता तीनों कैटेगरी में, मतलब दल के रूप में। ठीक है, ओके। अब देखो जो मैंने बोला, देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर बनी ज्ञानेश्वरी यादव, फर्स्ट रैंकिंग में चल रही है। तो हिमाचल में चल रही एक और प्रतियोगिता जिसको बोला गया वेट लिफ्टर रैंकिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता, 49 वर्ग बालिका जूनियर वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर बनने की ख्याति प्राप्त की। ठीक है, तो ज्ञानेश्वरी यादव का नाम नहीं भूलना है आपको। क्लियर है क्या? करंट अफेयर है, ऐसा फैक्ट एक्सेप्ट करते चलिए सारी बातों को। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक रिकवरी दर की बात कर लेते हैं। रिकवरी दर इन टर्म्स ऑफ शक्कर कारखाना, शक्कर कारखाना में रिकवरी दर क्या होती है एक बार देख लीजिएगा आप। तो यहां पर 2 शक्कर कारखाना का नाम ध्यान रखना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, कहां? पंडरिया, कवर्धा, कबीरधाम। ठीक, वैसे भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना रामहेपुर कवर्धा में ही है। देश में सबसे अधिक रिकवरी दर क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर प्राप्त करके नया कीर्तिमान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। जगार एक मतलब एक तरीके से मेला जैसा। ठीक है, कहां पर? रायपुर पंडरी हाट बाजार में। ठीक है, 10 से 19 जून तक 10 दिवसीय ये मेला था। 5 दिन और बढ़ा दिया गया, हो गया 10 जून से 24 जून तक। ठीक है, शिल्पकार और बुनकरों के द्वारा उनके द्वारा जो उत्पाद थे उनका प्रदर्शन किया गया, विक्रय किया गया। आगे बढ़े। रायगढ़ में संगीत और नृत्य महाविद्यालय, ये आपको पता है, माफ करो, वो खैरागढ़ का था, माफ करो, इसमें लिखा रायगढ़ के संगीत और नृत्य महाविद्यालय की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की बैठक में प्रस्ताव तैयार किया गया। स्थापना इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ के अंतर्गत किया जाएगा। रायगढ़ में संगीत और नृत्य महाविद्यालय का शुभारंभ। रायगढ़ घराना अपनी कथक नृत्य विद्या और शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। अलग अलग घराना आप देखते होंगे संगीत में, नृत्य में, राइट। तो ये जो रायगढ़ घराना है ना, कथक नृत्य विद्या और शास्त्रीय संगीत के लिए काफी प्रसिद्ध है भाई, ध्यान रख लेना। कथक रायगढ़ याद आना चाहिए। ठीक है, तो रायगढ़ में ना संगीत और नृत्य महाविद्यालय शुभारंभ किया जा रहा है, और ये जो नृत्य और संगीत महाविद्यालय होगा यह छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की बैठक में प्रस्ताव लाया गया। किसके अंतर्गत होगा? तो ये सबसे प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ का एशिया का सबसे पहला कला और संगीत विश्वविद्यालय जिसका नाम है इंदिरा संगीत और कला विश्वविद्यालय खैरागढ़, उसके अंतर्गत होगा, उससे एफिलेटेड होगा। चक्रधर समारोह के बारे में हमको पता है, जो रायगढ़ में आयोजित होता है प्रतिवर्ष। रायगढ़ में राजा चक्रधर सिंह ने गणेश पूजा के दौरान विभिन्न प्रकार के संगीत, साहित्य और खेलों का आयोजन कराया था, जो अभी भी जारी है, जिसको हम चक्रधर समारोह के नाम से जानते हैं। प्रतिवर्ष रायगढ़ में आयोजित होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए। SECL शुरू करेगी अपना पहला पावर प्लांट। ओके, पहला पावर प्लांट SECL के द्वारा पहला पावर प्लांट है ये। साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड SECL का फुल फॉर्म है। देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी SECL ने अब पावर प्लांट खोलने का फैसला लिया है। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 660 मेगावाट की। ठीक है, 660 मेगावाट की कैपेसिटी, मतलब विद्युत उत्पादन करने की क्षमता 660 मेगावाट पावर प्लांट। ठीक है, कि 1 यूनिट बनाने के लिए MP पावर जनरेटिंग कंपनी के साथ MOU साइन किया। तो कौन सी सहायक कंपनी है इसके साथ? MP पावर जनरेटिंग कंपनी। ठीक, यह यूनिट अमरकंटक ताप विद्युत चचाई के साथ स्थापित की जाएगी। कहां स्थापित की जाएगी? अमरकंटक ताप विद्युत चचाई के साथ स्थापित की जाएगी। क्लियर है? SECL बिजली उत्पादक कंपनी बनने की ओर एक अग्रसर हो रहा है। जनरली ये क्या थी? साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, तो मतलब ये कंपनी कोयला कंपनी थी। ठीक है, खदानों से कोयला निकालती थी, लेकिन अब ये ताप विद्युत ग्रह मतलब थर्मल पावर प्लांट भी स्टैब्लिश कर रही है। इसी कारण अब ये बिजली उत्पादक बनने की ओर, कंपनी बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है,
चलिए, धान म्यूजियम कहाँ भाई? ये देखो धान म्यूजियम, ये जितनी दिख रही है धान की वैरायटी है ये। क्लियर? धान की वैरायटी के साथ साथ इसमें अन्य फसल है उनकी भी वैरायटी है, जिसमें इसमें तीवरा भी है, अलसी भी है। तो ये कहाँ खोला गया ये म्यूजियम इस प्रकार का? तो ये खोला गया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत। ठीक है, धान की 24,000 किस्म का संग्रह है यहां पर। दुनिया के सबसे बड़े जर्म प्लाज्म सेंटरों में यह शामिल हो गया। धान के 16,700 किस्मों का डीएनए फिंगरप्रिंट। अब ये क्या होता है, कैसे होता है डीएनए फिंगरप्रिंट धान का, कैसे होगा ये आपको सोचना नहीं है, साइंटिस्ट लोग का काम है। ठीक है, उसको छोड़ दो, बस ये थोड़ा सा आप डेटा ध्यान में रख लो। और ये म्यूजियम कहाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो, इस प्रकार धान की किस्मों का डिजिटलीकरण करने से किसानों का रिकॉर्ड पर क्लिक कर कृषि विश्वविद्यालय के जर्म प्लास सेंटर में रहेगा। ठीक है भाई, चलो, तो ये म्यूजियम कहाँ, माफ करो यार, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलो, तो ये फोटो भी है उस म्यूजियम के अंदर का। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, न्यूज़पेपर में आया था ये। चलो आगे, बादल मड़ई। बादल का फुल फॉर्म पहले ही जानते हो क्योंकि इसके पहले करंट अफेयर में भी इसकी चर्चा हो चुकी है। बादल का फुल फॉर्म है बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो बादल। ठीक है, ये कहां स्थापित किया गया, ये एकेडमी जो है ये आसना जगदलपुर में स्थापित किया गया। कब? 25 जून 2022 से ये हर शनिवार संचालित होगा। क्या है इसका उद्देश्य? बादल एकेडमी में बस्तर की लोक कला संस्कृति जो है उसके संरक्षण संवर्धन के लिए पहनावा, रहन सहन, भाषा, बोली, नृत्य, संगीत, पूजा पद्धति आदि परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा ताकि ये सब संरक्षित रहे। ठीक है, शुरुआत किससे किया गया? धुरवा संस्कृति पर आधारित मड़ई के साथ इसकी शुभारंभ की गई, इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, हर शनिवार अलग अलग जनजाति की संस्कृति का प्रदर्शन इस बादल एकेडमी में किया जाएगा। ओके, ठीक है क्या भाई? तो यहां पर की जो भी संस्कृति है, कला है, नृत्य है, वेशभूषा है, ठीक है, उसे संरक्षित रखने के उद्देश्य से इस एकेडमी को शुरू किया गया है। हर शनिवार यहां पर प्रदर्शनी होगी इन सब कलाओं की, अलग अलग जनजातियों से संबंधित। पहली जो प्रदर्शनी थी शुरुआत किससे हुई? धुरवा संस्कृति पर आधारित। ठीक है क्या? चलिए बढ़े आगे, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, ये है चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग अप्रैल 2022। ये रैंकिंग केंद्र सरकार के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। तो छत्तीसगढ़ में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ के कुछ जिले इसमें शामिल हैं। और ये डेल्टा रैंकिंग है क्या? तो देखो, अलग अलग जो आधार होते हैं जैसे पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, और भी ले लें तो अलग अलग ये बहुत सारे आधार होते हैं। इन आधार पर अलग अलग जो जिले हैं उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है और ये रैंकिंग तय की जाती है जिसको डेल्टा रैंकिंग के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, ये सारे आकांक्षी जिलों के लिए लिस्ट जारी की जाती है। ये जो रैंकिंग है आकांक्षी जिलों के लिए जारी की जाती है। तो जो भी छत्तीसगढ़ से जिले देखेंगे वो आकांक्षी जिलों के तौर पे देखेंगे। कौन कौन से आकांक्षी जिले, एक बार याद करो। छत्तीसगढ़ में कुल 10 आकांक्षी जिले हैं। ठीक है, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद। ठीक है क्या भाई? ये 10 के 10 आपको आकांक्षी जिले ध्यान रखना है। इनमें से कोई आया होगा इस रैंकिंग में, इस कारण इसको पढ़ रहे हैं। आइए देखो, ये क्या है? मूलतः ढांचा निर्माण में, मूलतः ढांचा निर्माण में, मूलतः ढांचा निर्माण में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको इंग्लिश में बोला मूलतः ढांचा निर्माण। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में कांकेर जिलों को पहला स्थान मिला। ये देखो, ये देखो, पहला कौन दिख रहा है फर्स्ट रैंकिंग पे? कांकेर। ठीक है, और इसी कैटेगरी में बीजापुर को दूसरा स्थान मिला। ये लो, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में 2 जिले आ गए, दोनों आकांक्षी। मतलब ये कैटेगरी डेल्टा रैंकिंग जो है ये आकांक्षी जिलों के लिए जारी की जाती है। पूरे भारत में आकांक्षी जिले भाई, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं। ठीक, तो इस कैटेगरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोला मूलतः ढांचा निर्माण, कांकेर और बीजापुर फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे। कृषि जल संसाधन क्षेत्र में ये कैटेगरी एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेस में आपका राजनांदगांव आया चौथा स्थान। तो ढूंढो, ये देखो चौथे स्थान पे क्या दिख रहा है? छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव। और एक कैटेगरी और नजर आएगी आपको, एजुकेशन मतलब शिक्षा। ठीक है, ये देखो, शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए। तो अलग अलग मैंने बताया था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य, इन सभी को लेकर डेल्टा रैंकिंग जारी होती है आकांक्षी जिलों के लिए। ठीक, तो शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए कोंडागांव जिला चौथे स्थान पर रहा। तो ये एजुकेशन में देखो चौथे स्थान पर क्या नजर आ रहा है? कोंडागांव। क्लियर? तो इस कारण इसको पढ़ रहे हैं, याद रहेगा, ध्यान रखें। डेल्टा रैंकिंग में कुछ भी पूछेगा कि इस कैटेगरी में किस जिले का ये स्थान था या इस जिले का कौन सा स्थान था, कुछ भी प्रश्न पूछ देगा। और ये 10 आकांक्षी जिलों के नाम। एकदम क्लियर दोस्तों? ये इसका बैनर है, पूरा देख लो अच्छे से। आइए नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर हॉकी मैदान प्रस्तावित। अब कहां पर भाई? तो देख लो, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
वो बनते जा रहे हैं, चाहे स्टेडियम के रूप में हो, चाहे ऑडिटोरियम हो, चाहे भवन हो, पार्किंग हो, है ना। बस एक कमी रह जा रही है कि कोई कंपनी नहीं आ रही है, एमएनसी कंपनी नहीं आ रही जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वही कमी रह जा रही है भाई बस। चलो, अंतरराष्ट्रीय स्तर हॉकी मैदान प्रस्तावित जयंती स्टेडियम, ठीक है। जयंती स्टेडियम ये भिलाई में है, बीएसपी के अंतर्गत। क्लियर। तो किसकी बात करेंगे? भिलाई की। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा ये अंतरराष्ट्रीय स्तर हॉकी मैदान तैयार किया जा रहा है। हॉलैंड की तकनीक का एस्ट्रो टर्फ बिछाया जाएगा। जो ग्राउंड होता है ना हॉकी का, उसको एस्ट्रो टर्फ बोलते हैं और ब्लू टर्फ बोलते हैं, दो नाम से बोलते हैं, एस्ट्रो टर्फ या ब्लू टर्फ बिछाया जाएगा। साथ ही सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक भी बनाया जाएगा। एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक जिसपे दौड़ लगाते हैं ना, वो ट्रैक जो देखे होगे वो भी तैयार किया जाएगा जयंती स्टेडियम के अंतर्गत, ठीक है। ये उसका पोस्टर नहीं है, ये किसका पोस्टर है? अगला जो आएगा, कहां? भोरमदेव मंदिर में योग किया गया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आपको पता है 21 जून, राइट। तो भोरमदेव मंदिर का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के 75 आइकॉनिक स्थलों में से एक भोरमदेव को चयन किया गया। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह समेत 2000 लोगों ने योग किया और ये फोटो आप देख पा रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आइए, छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने 2 कंपनियों को समाप्त किया और समाप्त करके उनको दूसरे के साथ मर्ज कर दिया। CGPGCL करके आप जानते हो ना, छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। वो टोटल उसकी 5 सब कंपनियां थी, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, जिसको इलेक्ट्रिक होल्डिंग कंपनी बोला हमने, पावर होल्डिंग कंपनी बोला, सॉरी पावर होल्डिंग कंपनी बोला, और एक को पावर जनरेशन कंपनी बोला, उत्पादन कंपनी बोला, एक को विद्युत वितरण कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बोला, एक को विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी बोला, एक को विद्युत ट्रेडिंग कंपनी बोला। तो किसको मर्ज कर रहे हैं? देखो, होल्डिंग कंपनी को, ये जो होल्डिंग कंपनी है ना, ये होल्डिंग कंपनी को ट्रांसमिशन में इसको इसमें मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, इसमें जाके मर्ज हो जाएगा। और ट्रेडिंग कंपनी को वितरण कंपनी में मर्ज किया जा रहा है। तो ट्रेडिंग कंपनी जो है ना, ये इसमें जाके मर्ज हो जाएगी, इसमें जाके मर्ज हो जाएगी। तो ये दोनों जो है अब खत्म हो जाएंगे। अब टोटल 3 कंपनियां रह जाएगी, इन दोनों का विलय हो रहा है। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम 2010 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदन है। इस संशोधन के माध्यम से इनको मर्ज किया जा रहा है। थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000, मतलब जब राज्य निर्माण हुआ उसके 15 दिन बाद, 14 दिन बाद बोल सकते हो। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दिसंबर 2008 में 5 कंपनी का गठन हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो 5 कंपनी का गठन हुआ था, कब हुआ था? 2008 में। विद्युत मंडल कंपनी का गठन नवंबर 2000 में जब राज्य बना तभी हो गया था, लेकिन ये 5 अलग अलग कंपनियों के रूप में, जिसमें आपका होल्डिंग, उत्पादन, वितरण, ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग कंपनियां आती थी, उसका गठन जो है वो दिसंबर 2008 में हुआ था। ओके, चलिए, मैंने कहा था इसको बताऊंगा मैं, पिछले बार भी ये आया था, पिछले करंट अफेयर महीने के, मैंने बोला था इसको बताऊंगा आगे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23, तो मिसेस इंडिया, ठीक है, मिसेस इंडिया वर्ल्ड, ये जो चैंपियनशिप, मतलब एक तरीके से प्रतियोगिता हुई, कहां आयोजित हुई? गोरेगांव, मुंबई में। विजेता कौन रही? सरगम कौशल, मुंबई की थी ये। लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ की भी पार्टिसिपेंट थी इसमें, जिनका नाम है जूही व्यास, जो दुर्ग से थी। ये जो नजर आ रहा है, ये है जूही व्यास, ठीक है। जूही व्यास फर्स्ट रनर अप थी, मतलब विनर के जस्ट बाद, और सेकंड रनर अप थी चाहत दलाल, पुणे से। ये आप देख रहे हो, चाहत दलाल, और विनर है ये। तो ओवरऑल ये इंडिया का करंट अफेयर के तौर पे भी ये कवर हो गया आपका। क्लियर। सरगम विनर, जूही व्यास दुर्ग की, वो फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप आपकी चाहत दलाल, पुणे से। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट। अन्य, जून में देख लीजिए कुछ और बातें। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी, इसका शुभारंभ किया जाएगा मोहरेंगा ग्राम, रायपुर के अंतर्गत। ये अन्य बातों के तौर पे इनका सब शुरुआत हो रही है यहाँ पर जून महीने में। फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग लैब जशपुर में शुरू किया जा रहा है। राज्यसभा सीट को लेकर 2 सीटों को लेकर चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, दोनों पर कांग्रेस जीता। कांग्रेस के राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का नाम आपको ध्यान रखना है। अब राज्यसभा की 5 सीटों में 4 सीट पर कांग्रेस का अधिकार है, ठीक है, कांग्रेस है। टोंगराज बाबा मंदिर, अंतागढ़, कांकेर, ये मंदिर के बारे में ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जिसको गांधी ग्राम के नाम से जानते हैं, कुलगांव, कांकेर, ठीक। रिजॉर्ट में टेलीस्कोप का लोकार्पण किया गया। कौन से रिजॉर्ट में? सरना एथेनिक रिजॉर्ट जशपुर में, ठीक है। तो ये अन्य बातें थी जून महीने के करंट अफेयर से रिलेटेड। देखो, पहले जिस मतलब कंटेंट के साथ, थोड़े ज्यादा कंटेंट के साथ आपको बता रहे थे, तो मैंने ये रियलाइज किया कि इतना कंटेंट छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से जरूरी नहीं है, तो मैंने कंटेंट थोड़ा कम करवा दिया है। लेकिन जितने भी कंटेंट बताए हैं वो सारे महत्वपूर्ण है करंट अफेयर के हिसाब से, ठीक है। तो इतना ही हो जाता है जून के लिए पर्याप्त।
अब हम शुरू कर रहे हैं जुलाई का करंट अफेयर। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अब देख रहे हैं जुलाई का करंट अफेयर। ओके, जून का हो गया क्लियर। चलिए आइए। एनएफएसए, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सॉरी, के लिए राज्य रैंकिंग का सूचकांक प्रथम संस्करण, ये पहली बार रेटिंग जारी की जा रही है, रैंकिंग जारी की जा रही है। इसको बोला जा रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए राज्य रैंकिंग, इसका सूचकांक इंडेक्स। ठीक, देखते हैं छत्तीसगढ़ कितने स्थान पर रहा और क्या स्कोर था। 654 स्कोर के साथ सामान्य श्रेणी में, सामान्य श्रेणी के राज्यों की श्रेणी में, सामान्य राज्यों की श्रेणी में 19वें स्थान पर था। अभी देखो दो प्रकार के राज्य होते हैं, एक तो सामान्य श्रेणी के राज्य और एक विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य। ठीक है, विशेष दर्जा किनको किनको प्राप्त है वो सरकार पर डिपेंड करता है। ठीक, तो मैं दोनों आपको मैप के माध्यम से बता दूंगा, इंडिया के मैप के माध्यम से। तो सामान्य श्रेणी के राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का 19वां स्थान था, काफी पीछे। प्रथम स्थान हमारे पड़ोसी उड़ीसा ने प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ कहां है, कहां चल रहा है छत्तीसगढ़, कहीं नहीं चल रहा है। ना तो यहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ना तो ओवरऑल डेवलपमेंट है, सिर्फ उलझे हुए हैं आरक्षण के मुद्दे पे। इसी वजह से वैकेंसियां भी रुकी हुई है। ना तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन सही तरीके से हो रहा है, ना तो नौकरियां आ रही है। सरकारी नौकरी भी जो थी थोड़ा बहुत वो भी कम हो रही है दिन ब दिन। तो छत्तीसगढ़ ओवरऑल पिछड़ा हुआ है। जब आप नेशनल करंट अफेयर पढ़ते हो ना देश का, तो उसमें आप देखोगे हर राज्य का कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में पार्टिसिपेशन जो है वो देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां जिसका नाम जो है कहीं देखने को नहीं मिलता। मैं काफी निराशाजनक बात जरूर कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों ये सत्य है। छत्तीसगढ़ का नाम ऐसे ऐसे जगहों पे मिलेगा जिसका उतना कोई मायने निकल के नहीं आता है। क्यों, असली विकास जो अगर हम बात करते हैं ना, विकास की मुख्य धारा, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम कहीं नहीं मिलता। इसी कारण देखो इस प्रकार की रैंकिंग आती है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, चलो। तो उड़ीसा प्रथम स्थान 836 स्कोर के साथ। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का 654 19वें स्थान में। तो ये पूछने के चांसेस कम है क्योंकि ये तो सरकार विरोधी है, ये है ना। फिर भी कर लो भाई। यह सूचकांक 3 स्तंभों पर आधारित है। एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, मतलब कवरेज, मतलब जो भी फूड सिक्योरिटी है उसको लेके कवरेज, मतलब कितने स्थानों को कवर किया जा रहा है, कितना लक्ष्य है, और अधिनियम के प्रावधान के तहत। दूसरा, डिलीवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से के आधार पर, और पोषण संबंधी पहल कैसे कोई राज्य चला रहा है, इन 3 आधारों पर यह सूचकांक या इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये देख पा रहे हो उसके संबंध में टेबल। छत्तीसगढ़, बधाई की बात है आप लोगों के लिए, बॉटम 3 में शामिल है। बॉटम 3 में शामिल है। सबसे नीचे गोवा, उसके ऊपर छत्तीसगढ़, फिर ऊपर दिल्ली। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो ये है आपका फूड सिक्योरिटी रैंकिंग दोनों। ये है सामान्य दर्जा वाले राज्य, सामान्य श्रेणी के राज्य, और ये विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में। तो छत्तीसगढ़ ये हमारा नजर आ रहा है 19वें नंबर पे। ठीक है, बाकी आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले में कौन पहले कौन दूसरे स्थान पर है वो भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बट उतना जरूरी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए। नई मछली पालन नीति 2022 को मिली मंजूरी। कब मिली मंजूरी भाई? 14 जुलाई 2022 को। इसके पहले आपने देखा कि नई मछली पालन नीति अपनाई जाने वाली है। मंजूरी मिल गई फाइनली 14 जुलाई 2022 को। उद्देश्य क्या है? राज्य में उपलब्ध संपूर्ण जल क्षेत्र को मत्स्य पालन के अंतर्गत लाया गया। मतलब जितने भी जल क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर चाहे वो खराब पड़ा हो, ऐसी जहां पर पानी वानी भरा हो, वहां पर भी मछली पालन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मत्स्य, इससे होगा क्या? मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि होगी। मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर लोगों को स्वरोजगार भी प्रदान करने का उद्देश्य रखा गया है। बस यही है, छत्तीसगढ़ में यही चल रहा है, केवल स्वरोजगार। या तो दुकान खोल लो, या तो रेडी लगा लो कहीं पर। ठीक है, वो हाट बाजार में जो भी है ना, वही सब योजना चल रही है। इसके अलावा या तो स्वरोजगार मछली पालन में कर लो। ठीक, यही सब चल रही है। स्किल को बढ़ावा दो ताकि खुद का रोजगार खोल सको, यही है। क्योंकि सरकार के पास तो नौकरी है नहीं देने के लिए, ना तो वो कोई इंडस्ट्री ला रही है। बोलते होगे आप, कहाँ आलोचना शुरू कर देते हो पढ़ाते पढ़ाते। होता है यार, क्या बोलोगे। चलो, उत्पादकता बोनस का प्रावधान देखो, इसमें क्या यहां पर बोनस प्रावधान किया गया। बोनस उत्पादकता बोनस। ठीक है, ये बोनस किससे दिया जाएगा? यह राशि जलाशयों और बैराजों की नीलामी की जाएगी। जो भी जलाशय हैं, बैराज हैं, उनकी नीलामी से जो भी राशि प्राप्त होगी उसका 25% जो है ना, उत्पादकता बोनस इसके माध्यम से दिया जाएगा। ठीक, अनुपयोगी पड़े खदान में, है ना, मछली पालन की अनुमति देने का प्रस्ताव। अब कहीं पर भी जैसे कोई खदान वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है, खदान किसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? खदान जनरली छत्तीसगढ़ी शब्द, छत्तीसगढ़ी के लोग शब्द प्रयोग करते हैं। खदान मतलब ऐसा गड्ढा जहां पर मतलब पानी भर गया है, खदान। अब वो खदान का मतलब ऐसा भी होता है जहां पर माइनिंग होती है, जहां पर खनिज निकाले जाते हैं,
तो वहां पर भी पानी भर जाता है तो उसको भी खदान बोलेंगे, बिल्कुल खदान बोलेंगे। तो जहां पानी भरा हुआ है ऐसे खदानों की बात कर रहे हैं, ठीक है। आदिवासी मछुआ सहकारी समिति में गैर आदिवासी सदस्यों की संख्या को अब 33% से घटाकर 30% करने का प्रावधान रखा गया है। प्रतिशत क्यों कम कर रहे हैं भैया, वो भी अच्छा, गैर आदिवासियों की संख्या 33% से घटाकर 30% करने का प्रावधान किया जा रहा है, ठीक है क्या। चलो, तो गैर आदिवासी जो भी 33% थे अब उसको 30% किया जाएगा। चलो नेक्स्ट, तालाबों और जलाशयों का पट्टा, अब पट्टा जो है 10 वर्षीय तय किया जाएगा। और कौन कौन उस पट्टे को लेगा, पट्टा मतलब लीज, किराए पे देना जैसे वो पट्टा रहता है ना। कोई पट्टे पे लेना मतलब कोई स्थान, भूमि, जलाशय को ले लेगा, उसको लिए काम करेगा और उसके बदले में कुछ पैसा देगा, दैट इज पट्टा, ठीक है। तो ये 10 वर्षीय होगा जो भी पट्टा होगा। 0 से 10 हेक्टेयर के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिया जाएगा, 10 से 100 हेक्टेयर में जनपद पंचायत द्वारा, 100 से 200 हेक्टेयर में जिला पंचायत द्वारा, 200 से 1000 हेक्टेयर मछली विभाग, अलग से विभाग है उसके द्वारा दिया जाएगा, और 1000 हेक्टेयर से अधिक अगर क्षेत्र है जलाशय का तो राज्य मत्स्य महासंघ द्वारा खुली निविदा आमंत्रित किया जाएगा, मतलब टेंडर आमंत्रित किया जाएगा, टेंडर बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके आधार पर यह तय होगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। समर्थन मूल्य पर अब अरहर, उड़द, मूंग की खरीदी की जाएगी खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में। तो भैया एमएसपी पर अब ये 3 फसल जो है उनकी खरीदी भी होगी। उड़द मूंग का उपार्जन मतलब खरीदी कब होगा, 17 अक्टूबर 22 से 16 दिसंबर 2022 तक, ठीक है, क्लियर। मतलब अभी अभी तक भी ये खरीदी चली। समर्थन मूल्य उड़द का 6600 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि मूंग का तय किया गया 7755 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक है। वहीं अरहर का उपार्जन जो है वो 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक किया जाएगा। ये किया जाएगा, ये हो चुका है, ये किया जाएगा, मतलब 2023 की बात कर रहा है। और समर्थन मूल्य अरहर के तौर पे बात करें तो इसका 6600 रुपए तय किया गया। तो देखो उड़द और अरहर का एमएसपी जो है वो 6600 रुपए, जबकि मूंग का 7755 रुपए, ठीक है, क्लियर है क्या। बढ़े आगे। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, भारत नवाचार सूचकांक 2021, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है ये इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। मतलब कितना इनोवेशन किस राज्य में हो रहा है, इनोवेशन मतलब नवाचार, मतलब कैसे किसी चीज में मॉडिफिकेशन करके उसको नया बना रहे हैं, नई तकनीक को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो नवाचार कहलाता है। तो इसमें देखते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ ना देखो भैया 17वें स्थान पर है, 17th, ठीक है, फिर से पिछड़ा हुआ रैंक। कर्नाटक पहले आया, ठीक है। 10 पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर आगे है, और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ आगे है प्रथम स्थान पर, क्लियर। यह सूचकांक देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और उसके विकास का एक माध्यम है। कोई भी रैंकिंग, इनोवेशन सूचकांक, इंडेक्स क्यों जारी की जाती है भैया, ताकि जो पिछड़ा हुआ है वो अपने आप को ऊपर उठाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि अभी केवल आरक्षण देना है ना, क्यों, क्योंकि चुनाव है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई बुराई नहीं है भाई आरक्षण देने में, लेकिन जो आप मैटर लेके आए हो वो तो देखो संवैधानिकता उसकी, वो जाके कहीं ना कहीं फंसेगा। ये मुख्यमंत्री जी को भी पता था, हमारी सरकार को भी पता था राज्य की, लेकिन फिर भी ये उन्होंने लाया राजनीति के तहत, और ये फंसना ही था जो फंस रहा है, चाहे किसी की तरफ से भी फंसे। अगर राज्यपाल महोदया अपनी अनुमति दे देती, अपना अनुमोदन दे भी देती, तो ये जाके अल्टीमेटली फंसना था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में फंसना था, फिर से वैकेंसी पे रोक लगती, जो लगी हुई अभी भी फंसी हुई स्थिति है। तो इसका भुगतान कौन करेगा, कौन करेगा, आप करेंगे, छात्र। फर्क किसको नहीं पड़ता, राज्य सरकार को फर्क नहीं पड़ता। तो इस राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है, और आपको मतलब छात्रों को जागरूक होने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 66 संकेतकों के आधार पर यह विश्लेषण किया जा रहा है, मतलब टोटल 66 इंडिकेटर्स के माध्यम से ये रैंकिंग तय की जाती है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लो, ये पूरी रैंकिंग है और किसको कितना स्कोर मिला है वो है, ठीक है भाई। चलिए ये टेबल कोई काम का नहीं है, बस छत्तीसगढ़ की रैंक ध्यान रख लेना, और पहला कौन है कर्नाटक, ये भी ध्यान रख लेना, ओके। चलो नेक्स्ट, पेसा एक्ट। पेसा एक्ट मतलब क्या होता है, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। ये हमने पंचायती राज में पढ़ा पेसा एक्ट, ठीक है। इसके उपबंध में कुछ संशोधन किया जा रहा है, और ये जो पेसा एक्ट आया था कब आया था, 1996 में। तो इसको पूरा बोलते हैं पेसा एक्ट 1996। इसमें कुछ सुधार किया जाएगा, सुधार मतलब इसमें कुछ संशोधन किया जाएगा, देखते हैं।
7 जुलाई 2022 छत्तीसगढ़ राज्य कैबिनेट बैठक में पेशा कानून के प्रारूप को मंजूरी दी गई। ठीक है। 1995 में भूरिया समिति की, ये थोड़ा इतिहास पे जा रहे हैं हम, भूरिया समिति ध्यान रखना है, उसकी सिफारिश के बाद ग्राम सभाओं के माध्यम से भारत के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए या वहां रहने वाले लोगों के लिए जनजातीय स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायतों का विस्तार किया गया। ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत के नियम थोड़े अलग चलते हैं, थोड़े उसमें प्रावधान भी अलग होते हैं, वहां का अध्यक्ष कौन होगा ये भी थोड़ा अलग होता है, अलग तरीके से तय होता है। तो इसको बोलते हैं पेशा एक्ट, ये हमने देखा। तो इसको बोला कि जब ये पारित हुआ ना 1996, इसके पीछे समिति की अनुशंसा किसकी थी? भूरिया समिति की अनुशंसा थी। ठीक। यह अधिनियम 5वीं अनुसूची में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है। इनमें ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया है। किसको अधिकार दिया गया? ग्राम सभाओं को। अब देखो, गौण खनिजों पे अधिकार। अब गौण खनिजों के उत्खनन के संबंध में ग्राम सभाओं से अनुमति लेनी होगी, ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी। ग्राम सभा की अनुमति के बिना ग्राम पंचायतों में निर्णय नहीं होगा। ठीक है। और गौण खनिजों की लीज या पट्टे ग्राम सभा की अनुमति पर ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाएगा। पहले ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी। तो देखो, ग्राम सभा को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा एम्पावरमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा हम शक्ति दे रहे ज्यादा। सड़क, बिजली, नाली आदि के बुनियादी फैसले भी ग्राम सभा ही देखेगी। अब राजस्व, उद्योग, वन, खनिज से संबंधित फैसले भी ग्राम सभा लेगी। तो ग्राम सभा को थोड़ा शक्ति प्रदान किया जा रहा है इसके माध्यम से। ठीक है क्या? तो यहां पर क्या हुआ, क्यों पढ़ रहा है? 7 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य कैबिनेट बैठक में पेशा कानून के प्रारूप को, ये जो प्रारूप है उसको मंजूरी दी गई। ओके। वैसे तो पेशा एक्ट लागू है ही पहले से, लेकिन ये जो प्रारूप तय किया गया कुछ कुछ जो आपको नीचे लिखे मैंने बताया, उसको मंजूरी मिली। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, गौमूत्र खरीद योजना दोस्तों, फिर से चलिए शुरू करते हैं। अब गोबर खरीदी के बाद गौमूत्र खरीदी की जाएगी। अब लोगों को केवल गोबर बेच के पैसा नहीं मिलेगा, अब गौमूत्र बेच के भी पैसा मिलेगा। ठीक। तो यहां के लोग अब गोबर के साथ साथ गौमूत्र भी बेचेंगे। आइए, ठीक है। ये है हमारा राज्य। कुछ और तो है नहीं ना भैया, तो गोबर और गौमूत्र ही बेचोगे और क्या करोगे। शुरुआत 28 जुलाई 2022 हरेली पर्व के दिन। गांव है इनका पाटन और पर्टिकुलर करसा गौठान, दुर्ग जिला। 4 रुपए प्रति लीटर ये लेंगे गौमूत्र आपसे। उद्देश्य जैविक कीटनाशक सेवा जीवामृत ग्रोथ प्रमोटर का निर्माण करना। ठीक। इससे बहुत सारे फायदे हैं। मैं देखो गौमूत्र का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं, ये जो गोबर बेचना, गौमूत्र बेचना, यही एक रोजगार का साधन हो गया ना छत्तीसगढ़ में। और बता दो कोई एक रोजगार को लेके योजना आई हो तो, इसकी बात कर रहा हूं मैं। गौमूत्र अच्छा है, गोबर ठीक है, वो पहले से लोग करते हैं, किसी न किसी तरीके से आय के साधन भी वो पहले से भी थे। अब सरकार भी खरीदेगी, क्योंकि सरकार को भी पता है उनके पास देने के लिए कुछ नहीं, कम से कम इसी के ले लेता हूं तो उससे पैसा दे दूंगा लोगों को, 4 रुपए। 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व के दिन ही गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी। तो गोधन न्याय योजना आपको पता है, उसी के तहत ये शुरू किया जा रहा है। गोबर के बाद आप गौमूत्र से भी आय होगी आप लोगों की, अमीर बनने वाले हो आप लोग। आइए, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ महिलाओं के लिए कुछ रथ की शुरुआत कर रहा है। आइए देखते हैं क्या है। 28 जुलाई इसी दिन शुरुआत किया इन्होंने, हरेली पर्व के दिन ही दुर्ग जिले अपने आवास मतलब पाटन से ही। प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार, महिलाओं के उनके संवैधानिक अधिकार क्या है, कानून के अधिकार क्या है, उनकी जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने का मुख्यमंत्री ने सोचा और उस उद्देश्य से लेके आ गए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ। इस रथ में बैठ के महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार पता चलेंगे और उनमें आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। नौकरी नहीं रहे तो भी चलेगा, केवल अधिकार पता रहे ना तो काम चल जाएगा। आपको पता है, नौकरी नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, रोजगार नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, उनके पति के पास रोजगार नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बस उनको अपने संवैधानिक अधिकार पता हो जाना चाहिए, कानूनी अधिकार पता हो जाने चाहिए, बस फिर इससे काम बन जाएगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसी उद्देश्य से यह शुरू किया गया मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ। ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल से यह शुरू किया गया है। सूत्र वाक्य इसका क्या है, बात है अभिमान के, महिला मन के सम्मान के। ठीक है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा महिला आयोग के माध्यम से संचालित की जाएगी, जैसे हमने अभी देखा। प्रथम चरण में मुख्यमंत्री महतारी मतलब माता, सॉरी बार बार मेरे फंबल हो रहा है, महतारी मतलब माता। ठीक है। तो महतारी न्याय रथ खनिज न्यास निधि प्राप्त करने वाले 9 जिले दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर में जाएगा। प्रत्येक महतारी रथ में 2 अधिकतम
सॉरी, अधिवक्ता, अधिकतम नहीं, अधिवक्ता भी होंगे। महतारी रथ का संचालन डीएमएफ राशि से किया जाएगा। फुल फॉर्म सर्च कर लें एक बार, ठीक है। और ये रहा महतारी रथ का फोटो। किरणमयी नायक जी मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रही है, झंडा दिखा रही है, गुलाबी झंडा, जिससे वो रथ आगे चलेगा और महिलाओं को उनके अधिकार पता चलेंगे। चलिए, प्रदेश में अनाज से एथेनॉल बनाने की स्वीकृति दी गई। अब अनाज से एथेनॉल बनाया जाएगा, ठीक है। एथेनॉल आपको पता है इसके बहुत सारे यूज हैं, जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है, इसको आप पेट्रोल में मिलाकर पेट्रोल दिया जाएगा आपको, ताकि पेट्रोल की खपत कम हो, ठीक है। और इससे रेट कम करने की कोशिश की जाती है, तो एथेनॉल का यूज प्राइमरी यही है, एक ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तो अब उसको अनाज से बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में पथर्रा गांव बेमेतरा के अंतर्गत, ठीक है, और जमीरा गांव लुंड्रा सरगुजा के अंतर्गत, ठीक है। इसके लिए बैनर भी देख लो, अनाज से एथेनॉल बनाने को हरी झंडी, ये पूरा बैनर है इसका, ठीक। चलो, धान और मक्का से बनाया जाएगा। बेमेतरा में बायोटेक फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 65,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला प्लांट प्रस्तावित है। सरगुजा में 2 लाख लीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाला प्लांट प्रस्तावित है। तो टोटल कितना? 2.6 लाख लीटर, 2.65 लाख लीटर। क्लियर? 2 और 6 5 मतलब 65,000 है ना, और ये 2 लाख है, तो बोलोगे लाख के रूप में तो कितना होगा? 2.65 लाख लीटर रोजाना उत्पादन का प्रस्तावित, ठीक है, ये प्लांट को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में दुनिया का सबसे छोटा प्रजाति का हिरण दिखा। कहां दिखा भाई? दंतेवाड़ा, बचेली में। ये देखो, एकदम छोटा, जिसको माउस डियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन माउस डियर, इंडियन स्पॉटेड शेवरोटेन भी बोलते हैं इसको। वैज्ञानिक नाम है इसका मोसियोला इंडिका। इसकी लंबाई मात्र है 57.5 सेंटीमीटर, वजन है लगभग 3 किलो का, और ये सबसे छोटा विश्व का हिरण माना जाता है। क्लियर है क्या? तो देख लो, फोटो भी आपके सामने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भूकंप आया था। अभी एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लो कहां आया था, क्या जानकारी होनी चाहिए। कोरिया जिला में 11 जुलाई और 29 जुलाई को, ठीक है। और इसकी तीव्रता थी रेक्टर स्केल पे 4.3 और 4.6 की, ठीक। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर 4.6 तीव्रता के भूकंप का केंद्र चर्चा से 9 किलोमीटर दूर, बैकुंठपुर से 16 किलोमीटर दूर तथा जमीन से 15.7 किलोमीटर अंदर था। ये जो भूकंप का केंद्र था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक और पुरातत्व विभाग द्वारा 4 स्थानों के स्मारकों का संरक्षण का प्रस्ताव रखा गया। कौन कौन से स्मारकों का संरक्षण किया जाएगा? मतको द्वीप, तर्रीघाट दुर्ग, महेशपुर सरगुजा, डमरू बलौदाबाजार। इन 4 जगहों को पर्यटन की दृष्टि से संरक्षित करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन्य प्राणी कॉरिडोर, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। देखो, कॉरिडोर किसको बोलते हैं? वन्य जीव कॉरिडोर किसको बोलते हैं? जहां पर देखो कोई वन है, उस बीच से अगर कहीं रास्ता गुजर रहा है, तो जनरली क्या होता है कि जीव जंतु जो है वो रास्ते पे आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं उस तरीके से जब वो रास्ते वगैरह को क्रॉस करते हैं तो उनको भी एक तरीके से खतरा होता है एक्सीडेंट वगैरह होने का। तो कॉरिडोर इस तरीके से बना दिया जाता है ना, ताकि वन्य जीव जो है वो हाईवे में रास्ते पे ना जाए, ठीक है, उसको कॉरिडोर बोलते हैं। अचानकनाथ टाइगर रिजर्व, ये कॉरिडोर किसको मिलाकर बनाया जा रहा है? देखो, अचानकनाथ टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में, इसके मध्य कॉरिडोर बनाया जा रहा है। प्रदेश के 2 वन मंडल इसके लिए काम करेंगे, जो होंगे कवर्धा और मुंगेली वन मंडल, ठीक। कवर्धा 7 गलियारे देखेगा और मुंगेली जो है 5 गलियारे के कार्य देखेगा। क्षेत्रफल जो है टोटल 444 वर्ग किलोमीटर के प्राकृतिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। उद्देश्य है बाघ और अन्य हिंसक जीव रास्ते से ना भटके और इंसानों की बस्ती की ओर ना पहुंच पाए। क्लियर? उद्देश्य आपको पहले ही बता दिया था। पहले चरण में कैंपा मद से 20 करोड़ रुपए की इस मद हेतु मंजूरी मिली है। क्लियर है? चलिए, अब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था इसी बीच, आप देखेंगे जुलाई में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से कितने कितने विधायक इसमें शामिल होते हैं ना राष्ट्रपति चुनाव में, ये आपने संविधान में पढ़ा है, मैंने बताया पूरा अच्छे से। और कैसे होता है ये भी बताया। एकल संक्रमणी मत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से ये चुनाव होता है, गुप्त मतदान, ठीक है। प्रेफरेंस दिए जाते हैं, इसी का पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड लिखा है। एक राउंड में चुनाव पूरा नहीं होता, एक बार दे दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी पूरी पद्धति मैंने बताई थी, एकल संक्रमणी मत पद्धति की, ठीक है। तो 2 कैंडिडेट थे, बीजेपी की तरफ से थी द्रौपदी मुर्मू जी और कांग्रेस की तरफ से यशवंत सिन्हा जी, ठीक है। तो देखो, छत्तीसगढ़ में ज्यादातर कौन से विधायक? कांग्रेस के, तो ज्यादा किसको वोट मिलेगा? यशवंत सिन्हा को वोट मिलेगा। तो टोटल देखो 69 विधायक जो है कांग्रेस के, उन्होंने यशवंत सिन्हा को दिया। टोटल उसमें कांग्रेस के विधायक थे 71। तो 2 लोगों ने क्या किया? 2 लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दिया, ठीक है, और 21 विधायक जो है द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया इन्होंने, विधायकों ने।
अब मतों का मूल्य भी निकाला जाता है कि भैया एक विधायक के मत का मूल्य होता है। यहां पर विधायक के मतों का मूल्य, जब हम राष्ट्रपति चुनाव के लिए देखते हैं ना, तो हर एक विधायक का मतों का मूल्य निकाला जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है पूरा, ठीक। विधायक ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो देखो ये 21 विधायकों का कुल मिला के मतों का मूल्य निकल के आया 2709 और 69 विधायकों के मतों का मूल्य निकल के आया 8901, ठीक। छत्तीसगढ़ में एक विधायक का मत का मूल्य कितना आ जाएगा इस हिसाब से 129। ये टोटल 21 का, ये 69 का, टोटल को देखेंगे भाग दे देंगे कितना 90 से, तो एक विधायक का मत का मूल्य निकल के आ जाएगा 129। मतलब एक विधायक जो है 129 के बराबर वोट देता है। मतलब वो एक वोट देगा ना तो उसका एक वोट 129 वोट कहलाएगा। ये मतों का मूल्य निकालते हैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि विधायक किसके प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि है। तो जनता तो वोट देने जाती नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो एक विधायक चला गया वोट देने, मतलब 129 लोग चले गए, ऐसा रहता है। कुल 90 विधायकों के मत का मूल्य निकल के आया 11,610। ये पूरा टेबल है जिसमें कितने विधायक ने किसको वोट दिया। दो कैंडिडेट, द्रौपदी मुर्मू जी और यशवंत सिन्हा जी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 71 विधायक थे, जिसमें से 2 लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को दिया और 69 यशवंत सिन्हा जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक थे, 14 के 14 द्रौपदी मुर्मू को दिया, ठीक है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ तीनों के तीनों द्रौपदी मुर्मू को। बहुजन समाज पार्टी 2 सीट छत्तीसगढ़ में है उनके पास, दोनों के दोनों द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। तो 69 यशवंत सिन्हा जी को मिला। लेकिन भैया बीजेपी का बहुमत है ना पूरे, मतलब भारत के अगर सीटों की बात करें सभी राज्यों को मिलाकर तो बीजेपी है ज्यादा, तो उनके जो विधायक होंगे, जिस राष्ट्रपति को वोट देंगे वो जीतेगी, सीधी बात है। अगला कुछ अन्य बातें जुलाई से संबंध में करंट अफेयर से देख लीजिए, आइए। और ये लास्ट स्लाइड है, इस प्रकार हो जाएगा जून जुलाई का करंट अफेयर पूरा। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर का नाम, मतलब जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम अब चेंज करके हो गया है झाड़ासीरा इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर, ठीक है। चलो, हर हर हरियाली अभियान चलाया गया 18 जुलाई 2022 से, रायपुर से शुरू हुआ। अंबिकापुर से अब दिल्ली तक एसी ट्रेन चलेगी, ठीक है। अंबिकापुर से हजरत निजामुद्दीन वापस अंबिकापुर, एसी ट्रेन, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक, ठीक है, नियुक्त किए गए थे। ओके, कुमाऊं केसरी और मदर टेरेस ह्यूमैनिटी अवार्ड रूना शर्मा दिया गया, एक समाज सेविका है रायपुर से, ध्यान रखें, ठीक है। झुमका आइलैंड ये कोरिया में पहचाना गया, झुमका आइलैंड पूछ लेगा, ध्यान रखना स्टैटिक से भी। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे, ये क्यों किया, चलो ठीक है जो भी है। अच्छा, एक और साइड है। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष चुने गए उमेश कुमार मिश्रा जी, और प्रदेश का पहला सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज रायपुर में खोला जाएगा, ठीक है। खोला गया मतलब जुलाई में, ओके। तो ये था दोस्तों जून और जुलाई का करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच, और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आप जिस भी उद्देश्य को लेकर लगे हुए हैं, आगामी वर्ष में मैं उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको अपना लक्ष्य इस वर्ष में प्राप्त हो सके। तो 2023 का वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, और आप सभी को आजाद सीजीपीएससी एकेडमी की तरफ से 2023 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां दोस्तों। थैंक यू सो मच।